देश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग शुरू। 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान जारी। कश्मीर से लेकर कर्नाटक तक दिग्गजों के भाग्य का फैसला। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर भी मतदान। अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद में वोटिंग। गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा में ईवीएम पर वोट की चोट। दूसरे चरण में दांव पर दिग्गजों की किस्मत। राहुल गांधी, हेमा मालिनी, पप्पू यादव और ओम बिरला जैसे दिग्गज। ईवीएम में कैद होगा प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला। सेकेंड फेज की वोटिंग में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। भयमुक्त और शांतिपूर्ण मतदान की वोटरों से अपील। असामाजिक तत्वों पर रहेगी सख्त नजर। 1 महीने के अंदर चौथी बार बिहार के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मुंगेर और अररिया में करेंगे प्रधानमंत्री रैली। ललन सिंह के लिए प्रधानमंत्री मांगेंगे वोट। अमेठी और रायबरेली के लिए राहुल और प्रियंका का नाम लगभग तय। आज हो सकता है दोनों सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। 30 अप्रैल के बाद कर सकते हैं नामांकन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी और इसी बीच एक अहम जानकारी सामने आ रही है। सबसे पहले उसका रुख कर लेते हैं। अमरोहा से बड़ी खबर आपको हम बताएंगे, जहां पर मतदान केंद्र को लेकर बड़ी जानकारी। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली और पुलिसकर्मी में नोकझोंक की बात सामने आई है। अमरोहा से इस वक्त की अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। पोलिंग बूथ पर मोबाइल लेकर पहुंचे थे दानिश अली। अमरोहा से यह बड़ी खबर। पुलिसकर्मी के विरोध करने पर यहां पर नोकझोंक हो गई है। तो पुलिसकर्मी के विरोध करने पर नोकझोंक। मतदान केंद्र में मोबाइल ले जाने को लेकर बहस यहां पर हो गई। अमरोहा से अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली और पुलिसकर्मी के बीच नोकझोंक की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। पोलिंग बूथ पर मोबाइल लेकर दानिश अली पहुंचे थे, जिसके बाद जब पुलिसकर्मियों की ओर से सुरक्षा के लिहाज से उन्हें रोका गया तो इस पूरे मामले को लेकर नोकझोंक होती हुई नजर आई। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जहां पर अमरोहा में मतदान केंद्र पर मोबाइल ले जाने को लेकर नोकझोंक हो गई है। दानिश अली और पुलिसकर्मी में नोकझोंक की बात सामने आई है। अमरोहा में दानिश अली कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं और यहीं पर कांग्रेस पार्टी के इस प्रत्याशी की पुलिसकर्मियों के साथ में नोकझोंक हो गई। पुलिसकर्मी मोबाइल अंदर ले जाने का विरोध कर रहे थे और जिसको लेकर नोकझोंक होती हुई समझ आई है। तो पहले आपको बता दें कि देखिए यहाँ पर देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी कि किस तरीके से यहाँ पर बहस होती हुई दिखाई दे रही है। अमरोहा से खबर है। कांग्रेस प्रत्याशी और पुलिसकर्मियों के बीच नोकझोंक की बात सामने आई है। दरअसल यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली मोबाइल मतदान केंद्र के भीतर लेकर जा रहे थे, जो कि पूरी तरीके से वर्जित होता है और इसी के चलते यहाँ पर पुलिसकर्मी और दानिश अली के बीच में बहस होने की बात सामने आई है। वोटर के लिए और कंफर्म करिए। वोटर के लिए कर ले और आप कंफर्म करिए। आदर के लिए वोटर के लिए कर ले और आप कंफर्म करिए। आदर के लिए वोटर के लिए कर ले और आप कंफर्म करिए। आदर के लिए वोटर के लिए कर ले और आप कंफर्म करिए। आदर के लिए वोटर के लिए कर ले और आप कंफर्म करिए। आदर के लिए वोटर के लिए कर ले और आप कंफर्म करिए। आदर के लिए वोटर के लिए कर ले और आप कंफर्म करिए। आदर के लिए वोटर के लिए कर ले और आप कंफर्म करिए। आदर के लिए वोटर के लिए कर ले और आप कंफर्म करिए। तो अमरोहा से खबर आपको हम बताए थे, जहां पर कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली और पुलिसकर्मियों के बीच में नोकझोंक की बात सामने आई है। तस्वीरें आपने देखी, इसके साथ ही आपने सुना कि यहाँ पर किस तरीके से मोबाइल मतदान केंद्र के भीतर ले जाने को लेकर विरोध हो रहा था। पुलिसकर्मियों की ओर से सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर मोबाइल को भीतर ले जाने से जब मना किया गया तो इस सब पर दानिश अली पुलिसकर्मियों के साथ में बहस करते हुए नजर आए हैं। अमरोहा से यह बड़ी जानकारी, जहाँ पर मतदान केंद्र में मोबाइल को लेकर नोकझोंक की बात सामने आई है। तो अमरोहा से आम खबर आपको बता रहे हैं। मोबाइल अंदर ले जाने को लेकर नोकझोंक हो गई। तस्वीरों में भी आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी और पुलिसकर्मियों के बीच में मोबाइल भीतर ले जाने को लेकर बहस जारी थी।
और अब सीधा आपको हम तस्वीरें दिखाएंगे जहां पर आज दूसरे चरण के मतदान के तहत लगातार जो दिग्गज है वो भी वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं और उस लिहाज से तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मतदान केंद्र पर भारी भीड़ लोगों की नजर आ रही है। इसके साथ ही यहाँ पर आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं दिग्गज और भारी भीड़ मतदान केंद्रों पर आज दूसरे चरण के मतदान को लेकर नजर आ रही है। तो यूपी, एमपी, राजस्थान में आज चुनाव, दूसरे चरण के चुनाव के तहत वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। ನಮಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೊಂದಲದ ಗೂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾತಿದೀವಿ ನನ್ನ ತಾಯಂದಿರು ನನ್ನ ಯುವಕರು ನನ್ನ ರೈತ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರು ನಮ್ಮ ಕೈಯನ್ನ ಹಿಡಿತಾರೆ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೇರಿ ಕೈ ಗಟ್ಟಿ ಆಯಿತು ಸೊ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿಯಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮತಗಳನ್ನು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಪಕ್ಷ ಭೇದವನ್ನು ಮರೆತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಡದ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನೋಡಿ ನಾವು ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಜಾಬ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೋ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಆ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಒಂದು ತಂದು 1 ಲಕ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯುವಕರಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಹಿರಿಯರಿಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ 25 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಣಾಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತು ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಉಚಿತ ಆಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಿತ ಸರ್ ಕೂಪನ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಈ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆ ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಈ ರೀತಿ ಚುನಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಯಾಕೆ ಈ ತರ ಆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದೆಯಾ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಲ ನಾನು ಅವರ ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಬಿಜೆಪಿ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಏನ್ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಜೋಬಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿನೂ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುನ್ರತ್ನೂ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನೋ ಕಾರ್ಡ್ ಹಂಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು तो सुबह 7 बजे के साथ ही दूसरे चरण के मतदान की शुरुआत हो चुकी है और अब गाजियाबाद से आपको अहम जानकारी आपको बताते हैं जहां पर 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। गाजियाबाद की विधानसभा वार मतदान प्रतिशत सामने आया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लोनी की बात करें तो 12.8% मतदान गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट पर हो चुका है। मुरादनगर की बात करें तो 11.87% मतदान होने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं जहां पर मुरादनगर की बात करें तो यहां पर भी 11% ज्यादा मतदान हो सका है और साहिबाबाद में 8.25 मतदान प्रतिशत पूरा हो चुका है। ये बड़ी जानकारी 9 बजे तक के मतदान प्रतिशत हम आपको बता रहे हैं। गाजियाबाद में अलग अलग जगहों से मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। धौलाना में 13.78% मतदान सुबह 9 बजे तक पूरा हो सका है। तो लोकतंत्र के इस महोत्सव में लगातार लोग भागीदारी निभाने के लिए मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और गाजियाबाद की विधानसभा वार मतदान प्रतिशत सामने आ चुका है। अहम खबर आपको बता रहे हैं जहां पर लोनी की बात करें तो 12.8% मतदान यहां पर पूरा हो चुका है। मुरादनगर में 11.87 मतदान प्रतिशत पूरा हो चुका है। और यह अहम खबर जहां पर आज दूसरे चरण के मतदान के तहत लगातार वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे के साथ ही मतदान की शुरुआत हो चुकी थी और अलग अलग मतदान केंद्रों पर बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। लोग उत्साहित हैं इस महापर्व को लेकर और इसी के तहत गाजियाबाद में 9 बजे तक का जो मतदान प्रतिशत है वो सामने आ चुका है। तो सुबह 9 बजे तक का ये मतदान प्रतिशत आपके टीवी स्क्रीन पर आपको हम दिखा रहे हैं। 9 बजे तक गाजियाबाद की बात करें तो अलग अलग जगहों से मतदान प्रतिशत सामने आया है। सबसे पहले आपको हम बताते हैं गाजियाबाद में लोनी विधानसभा की अगर बात कर लें तो यहाँ पर 12.8% मतदान पड़ चुका है और इसके साथ ही मुरादनगर में 11.87% मतदान यहाँ पर पूरा हो चुका है। और सीबी जनरल वीके सिंह क्या कुछ खैर आपको सुनाता है।
तो दूसरे चरण के तहत वोटिंग लगातार जारी है। सुबह 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी सामने आ रहा है और लगातार आपको बता दें कि इस लोकतंत्र के महोत्सव को लेकर लोग बहुत उत्साहित नजर आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ेंगे, उनसे अपडेट लेते हैं। मेरठ से हमारे साथ में राजू शर्मा जुड़ चुके हैं। राजू, मेरठ में क्या अपडेट है? आज वोटिंग हो रही है मेरठ से। इस बार एक नया प्रत्याशी हम कह लें अरुण गोविल को चुनावी मैदान में भारतीय जनता पार्टी की ओर से उतारा गया। फिलहाल मतदान केंद्रों पर क्या स्थिति नजर आ रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए गरिमा, मैं आपको बता दूं कि मेरठ से अरुण गोविल प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन से सुनीता वर्मा को मौका दिया गया है, मेरठ सीट से उतारा गया है। दोनों में बराबर की जो फाइट है वो मानी जा रही है। मतदाता भी सुबह लगभग 7 बजे से ही मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं, लोकतंत्र के इस महोत्सव में शामिल हो रहे हैं और वोट की चोट के माध्यम से सरकार बनाने का जो बड़ा दावा है वो करते नजर आ रहे हैं। अगर वर्तमान के साल तो अब तक का जो रिजल्ट सामने आया है, 9 बजे तक का पूरा 12% अभी तक मतदान मेरठ में हुआ और अब मतदान जो है वो लगातार जारी है। मतदाता विकास के मुद्दे पर वोट करते हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं बेरोजगारी के मुद्दे पर जो वोटर है वोट करते हुए नजर आ रहा है। कुल मिलाकर जो मतदाता है वो बड़े ही उत्साहित है मतदान को लेकर और पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। युवा खासे नाराज भी नजर आ रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी और अग्निवीर सहित जो पेपर लीक का मुद्दा है वो कहीं ना कहीं हावी होता हुआ नजर आ रहा है। युवा जो है, जितने भी पहले वोटर है, पहली बार वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं, वो कहीं ना कहीं पेपर लीक की बड़ी समस्या से नाराज बताए गए और अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। वहीं बुजुर्ग की और महिलाओं की बात करें तो महिला सबसे पहले सुरक्षा के मुद्दे पर वोट कर रही है। कह रही है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि मोदी जी की जो सरकार है केंद्र और प्रदेश में आई है, तब से कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित है और सड़कों पर खुलेआम पूरी फ्रीडम के साथ सड़कों पर निकल सकती है। जो पहले छेड़छाड़ और लूट खसोट की जो वारदातें होती थी कहीं ना कहीं उन पर रोक लगती हुई नजर आई है। तो कहीं ना कहीं जो महिला मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करने की बात कर रही है। बिल्कुल, देखिए आपने जैसे राजू कहा कि मुद्दे बहुत सारे हैं इस बार लोगों के मन में। बिल्कुल राजू, मुद्दे बहुत सारे हैं, मुद्दों के साथ ही आम जनता जो है वो मतदान केंद्रों पर पहुंच रही है। लेकिन क्योंकि सुबह का वक्त है, 9 बजे तक का मतदान प्रतिशत भी आपने साझा किया है, तो कहते हैं कि सुबह के वक्त में ज्यादा लोग घरों से निकलते हैं वोट डालने के लिए, तो क्या वो उत्साह लोगों में दिख रहा है? बिल्कुल, देखिए गरिमा, मेरठ में तमाम जो मतदाता है वो उत्साहित है और सुबह लगभग 7 बजे से ही लंबी लंबी जो कतारें हैं वो मतदान स्थल पर नजर आ रही है। बूथों पर भारी भीड़ उमड़ी पड़ी है। सब अपने इस लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार बनने के लिए पहुंच रहे हैं और अपना मत का जो प्रयोग है वो करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम मुद्दों को लेकर वोट चुनाव चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मध्य प्रदेश में शांतिपूर्वक, जो मेरी अभी तक जानकारी है, 6 लोकसभा पे हर निर्वाचन क्षेत्र में उत्साह के साथ मतदान की गति बढ़ी है और ख़ास करके शांतिपूर्वक मतदान चल रहा है। मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता से और ऐसे पूरे देश में द्वितीय चरण का चुनाव चल रहा है, सबसे अपील करता हूं कि वे अपने मताधिकार का जरूर उपयोग करें और ख़ास करके विकास के मामले जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है, जिस ढंग से पूरे देश में एक वातावरण बना है, फिर एक बार 400 पार और मोदी जी को लेकर के तीसरी बार सरकार बना करके भारत को नंबर 1 का देश बनाने के लिए, और मध्य प्रदेश में पहले ही सरकार माननीय मोदी जी के एक तरह से आग्रह पर, उनके आश्वासन पर एक हमारी सरकार बनी है 163 सीटों के साथ। अब डबल इंजन की सरकार के लिए और ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि केंद्र में भी सरकार बने। मुझे इस बात का संतोष है कि जनता का जो रुझान बता रहा है निश्चित रूप से वो हमारे लिए अनुकूल है। हम और भाग्यशाली है कि आज हमारी राजधानी भोपाल में हमारे यशस्वी गृह मंत्री रात में रुके हुए हैं। अभी यहाँ से थोड़ी देर बाद वो राजगढ़ और गुना की अलग अलग विधानसभाओं के कार्यक्रमों में शामिल होंगे। मेरा अपनी ओर से उनका अभिनंदन है, स्वागत है और उम्मीद करता हूँ कि उनका दौरा जैसा हमारे पूर्व गरिमा के अनुसार हुआ उसी प्रकार से होगा और उनका प्रेम स्नेह हम सब के लिए बना रहेगा। खास मैं अपनी ओर से एक बार फिर उनका स्वागत करता हूं और प्रदेश की जनता की तरफ से आह्वान करता हूं कि वो होने वाली सभाओं को भी प्रचंड बहुमत के साथ वोट देने के लिए, जिताने के लिए सफल करें। खास करके सभी प्रत्याशियों ने हमारी मेहनत की थी और जिस ढंग का रिजल्ट दिख रहा है, हर प्रत्याशी की तरफ से जो समाचार आ रहा है वो बहुत पॉजिटिव आ रहा है। सर, पहले राउंड में जिस तरीके से कम तुमको तो बोलना ही नहीं है नई बात। for my
Prime Minister Narendra Modi, and people of this nation has make up their mind that they'll be re-electing Prime Minister Narendra Modi at the third time. And I think I'll request all other my citizens of this township that they should vote. They should feel pride in saying that my one vote has been casted for my Prime Minister Narendra Modi. you come here to cast My mother, she is 84 years, and my wife and my children, everybody has casted vote today over here. and how much confident you और इसी बीच मथुरा से सांसद हेमा मालिनी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं। है उनके साथ होने से और भी बढ़ेगा हमारा मार्जिन ना, यही है। योगी मोदी जी की जोड़ी की वजह से ही हम लोग जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने हम जो चाह रहे थे यहाँ पे काम करना, वो सारा काम इसलिए हुआ कि उन लोगों ने सपोर्ट किया मुझे, योगी जी ने सपोर्ट किया, मोदी जी ने सपोर्ट किया, जिसकी वजह से जो भी डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है, अभी और भी डेवलपमेंट होगा उनके मदद से। अमित जी को और मोदी जी को जय और वीरू की देखती है। अभी ये सब छोड़ दो ना भाई, ये जय। तो मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, जहां पर साफ तौर पर वो आज कहती हुई नजर आई कि देखिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सहयोग से ही लगातार वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकी है। आपको बता दें कि आज मथुरा में भी दूसरे चरण के तहत मतदान हो रहा है और इस बार भी हेमा मालिनी को ही भारतीय जनता पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो दूसरे चरण के तहत आज सुबह 7 बजे के साथ ही वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो आज 8 सीटों पर मतदान हो रहा है उत्तर प्रदेश में भी, और मथुरा से सांसद हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, जिनकी ओर से आम बातें कही गई हैं। तो देखिए उत्तर प्रदेश में आज अहम सीटों पर मतदान हो रहा है। 8 सीटें मानी जा रही हैं और उसी में से एक है मेरठ सीट। राजू शर्मा हमारे साथ में लगातार बने हुए थे और राजू शर्मा ने वर्तमान सांसद राजेंद्र अग्रवाल से क्या कुछ खास बातचीत की है, वो भी आपको सुनाते हैं। के महापर्व में शामिल होने के लिए खुद मेरठ से सांसद रहे राजेंद्र अग्रवाल जी मतदान करने के लिए पहुंचे। राजेंद्र जी, मतदान कर लिया है, क्या लग रहा है यूपी में क्या स्थिति रहने वाली है? हम यूपी में क्लीन स्वीप करेंगे, 80 सीटें हम जीतेंगे। एक आध सीट हो भी सकता है दाएं बाएं हो जाए, परंतु हम निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जीत उत्तर प्रदेश के अंदर दर्ज करेंगे। और राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी जो हमने लक्ष्य तय किया है, प्रधानमंत्री ने लक्ष्य दिया है पार्टी को, वो 370 और 400 वो हम प्राप्त करेंगे। मेरठ का क्या लग रहा है? मेरठ हम लोग बहुमत से जीत, प्रचंड बहुमत। आप देखिएगा अनप्रेसिडेंटेड रिकॉर्ड यहाँ पर जो है दर्ज होगा और बहुत बड़े माध्यम से हम फाइट मान रहे। अरुण गोविल, सुनीता वर्मा, देवगढ़ नहीं आ रहा, किससे है समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो दावे कर रहे हैं। पहले स्थान का तो कोई भी दावा नहीं कर रहा, दूसरे तीसरे की लड़ाई है, चाहता है तो तमाम जो। और इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुनता है। 13 राज्यों के 89 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव आज सायंकाल संपन्न हो जाएगा। कुल मिलाकर के 191 सीटों पर आज सायंकाल तक चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो चुकी होगी। देश के अंदर जो उत्साह है, देश के अंदर लोगों के मन में मोदी जी के 10 वर्ष के कार्यों को लेकर के जिस प्रकार की उमंग है, एक सकारात्मक माहौल है, उसको देखते हुए हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के कार्यों को जनता जनार्दन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और पूरे देश के अंदर फिर एक बार मोदी सरकार के संकल्प को पूरा करने में मदद मिलेगी। देश कार्य को देखना चाहता है और मोदी जी ने 10 वर्ष में देश को एक नई दिशा दी है। 10 वर्ष का उनका एक कार्यकाल देश भारत के स्वतंत्र भारत के इतिहास का यह एक स्वर्णिम युग है, स्वर्णिम कार्यकाल है। हर एक सेक्टर में देश ने कुछ नया करके दिखाया है और भारत आज दुनिया के अंदर एक धमक के साथ, तेजी के साथ बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में भी स्थापित हुआ है। इसलिए उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होगा और मेरा यह मानना है कि मोदी जी के नेतृत्व में 4 जून को जब परिणाम आएंगे तो प्रचंड बहुमत के साथ
भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी। मुख्यमंत्री जी, ये देखा जा रहा है कि इन चुनावों में भी जो विकास के मुद्दे थे वो धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उनकी जगह इतर नए इश्यूज और नॉन रेलिवेंट इश्यूज हम कह सकते हैं कि वो अपनी जगह लेते जा रहे हैं। ये मुद्दे कहाँ से आ रहे हैं, आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कहना कि चुनाव में नॉन रिलेवेंट मुद्दे आ रहे हैं, मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूं। चुनाव की शुरुआत में हम लोगों ने मोदी की गारंटी, जो विकास, सुशासन और सुरक्षा से जुड़े हुए थे, इन्हीं मुद्दों को हम लोगों ने जनता जनार्दन के सामने रखा था और पहला चरण इसी दिशा में आगे बढ़ा था। लेकिन इसी दौरान पहले चरण के ठीक पहले कांग्रेस और इंडी गठबंधन का जो सबसे बड़ा जो सहयोगी है वह कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र सामने आ गया। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिन बातों का उल्लेख किया है वह भारत जैसे दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक बहुत खतरनाक संकेत करता है। और चूंकि कांग्रेस का इतिहास इस पूरे मामले में हमेशा संदिग्ध रहा है, तो स्वाभाविक रूप से ये मुद्दे प्रासंगिक हो जाते हैं। हमने विकास के मुद्दे पर पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के जो कार्य हुए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सुरक्षा के क्षेत्र में, आत्मनिर्भर भारत के लिए गरीब कल्याणकारी योजनाएं थी, इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम तो चुनाव में गए थे। लेकिन उनके मैनिफेस्टो ने हमारा ध्यान आकर्षित किया इस ओर। और आपने देखा होगा कांग्रेस के एक सलाहकार के रूप में सैम पित्रोदा, उनका वक्तव्य सबने पढ़ा। कांग्रेस ने इससे पहले यूपीए गवर्नमेंट के दौरान रंगनाथ मिश्रा कमेटी और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कांग्रेस ने की थी। कर्नाटक में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार है और कर्नाटक की कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने जिस तरीके से पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लाभ में जबरदस्ती मुस्लिमों को घुसेड़ करके और उनके अधिकार में बंदरबांट करने और उसमें लूट करने की एक शुरुआत प्रारंभ की है, ये सभी संदेह पैदा करता है। एक दूसरा, जो विरासत टैक्स की बात कांग्रेस कर रही है, यह भी एक खतरनाक इशारा है। गरीबी, एक झटके में गरीबी हटाएंगे, इसके लिए वे हर संपत्ति का सर्वे करवाएंगे, एक्सरे कराएंगे, इस प्रकार का वक्तव्य कांग्रेस दे रही है। कांग्रेस का मैनिफेस्टो इस बात का उल्लेख कर रहा है और फिर उसके माध्यम से हर एक संपत्ति को ये लोग अपने कब्जे में लेकर के, यानी दोनों चीजें, एक तरफ ये लोग देश के अंदर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं, दूसरी तरफ किसी ने मेहनत से अगर अपनी संपत्ति अर्जित की है, घर बनाया है, कोई प्रॉपर्टी बनाई है, खासतौर पर हमारी माताएं बहनें अपने लिए जेवर खरीदती हैं, उसको ये अपने अधिकार में ले लेंगे। विरासत जो बाप दादों की कमाई है उसका आधा ये लोग हड़प लेंगे। और तीसरा, व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को पुनः लागू करने की बात, 3 तलाक की कुप्रथा को मोदी जी ने समाप्त किया, ये कहते हैं हम फिर से लागू करेंगे। यानी महिलाओं का इससे बड़ा अपमान हो ही नहीं सकता। तो स्वाभाविक रूप से इस देश का विभाजन जिन कारणों से हुआ था, अगर कोई राजनीतिक दल आज के दिन पर भी उन मुद्दों का उल्लेख करते हुए देश को उधर ले जाने का प्रयास करेगा तो उसका विरोध हर हाल में होगा। भारत के अंदर नक्सलवाद पूरी तरह समाप्ति की ओर है। अगर नक्सली और माओवादी प्रवृत्ति को फिर से भारत के अंदर पनपाने का प्रयास होगा, उसका पुरजोर विरोध होगा। भारतीय जनता पार्टी इसको कतई स्वीकार नहीं कर सकती। देश के अंदर यहां की जनता जनार्दन की संपत्ति पर
भ्रष्टाचारियों की संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई पहले से सरकार कर रही है। उनके एक एक पाई का हिसाब होगा, लेकिन एक कॉमन मैन को प्रताड़ित करने के लिए उसके खून पसीने की कमाई पर कोई डकैती डालने का प्रयास होगा तो इसको भारतीय जनता पार्टी स्वीकार नहीं कर सकती है। और कांग्रेस और उसके सहयोगी दल देश की राजनीति का तालिबानीकरण करने के पर उतारू हो रखे हैं। देश के अंदर माओवादी दुष्प्रवृत्ति को जबरन थोपने का प्रयास कर रहे हैं और पर्सनल कानून के नाम पर देश की महिलाओं का अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं और लोगों की संपत्ति पर जो इनकी कुदृष्टि लगी हुई है, इसलिए ये मुद्दे आए हैं जो आज के परिप्रेक्ष्य में रिलेवेंट हैं। और इन मुद्दों को इसीलिए भारतीय जनता पार्टी पुरजोर तरीके से उठा करके जनता जनार्दन का ध्यान आकर्षित कर रही है कि सत्ता से लोग अभी कोसों दूर हैं, इनकी मानसिकता क्या है आपके प्रति, यह आप देख सकते हैं। और इसीलिए उस पर लगातार सरकार जो है इस पर जो है लगातार भारतीय जनता पार्टी ध्यान आकर्षित कर रही है जनता जनार्दन का कि जागरूक हो जाओ। ये लोग जिस मनसा के साथ आ रहे हैं, इससे पहले कि इनके मनसा के अनुरूप इन लोगों को सफलता प्राप्त हो, इनके मंसूबों पर पानी फेरने का एक वक्त आपके पास है। आपका एक वोट देश की तस्वीर और तकदीर को बदलने में निर्णायक साबित होगी और वह आपने 2014 में किया था, क्योंकि 11, 12, 13 में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम बार बार वरासत टैक्स की बात कर चुके थे। आज वही बात तो सैम पित्रोदा कह रहे हैं। इसीलिए इन चीजों को लेकर के आज फिर से जनता जनार्दन को बार बार कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस के इन मंसूबों पर समय रहते अपने वोट के माध्यम से पानी फेरने का काम करें, अन्यथा यह गठबंधन देश के लिए भी, कॉमन मैन के लिए भी और आधी आबादी के लिए भी भयंकर खतरा पैदा कर सकता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिनकी ओर से दूसरे चरण के मतदान को लेकर एक तरफ अहम बातें कही गई हैं, तो वहीं कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला भी बोला गया है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। इसी बीच बुलंदशहर से एक बड़ी जानकारी आपको बताते हैं। बुलंदशहर से अहम खबर सामने आई है, जहां पर छोटा बास गांव 199 बूथ में मतदान के बहिष्कार की बात सामने आई है। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक कोई भी मतदान न होने की बात सामने आई है। मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। 199 पोलिंग बूथ पर सन्नाटा पसरा हुआ है और छोटा बासगांव 199 नंबर बूथ पर मतदान बहिष्कार, लोगों की ओर से वोटिंग का बहिष्कार किए जाने की बात सामने आई है। सुबह 7 बजे से जब से वोटिंग की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक यानी 10 बजे तक कोई भी वोट न पड़ने की बात सामने आ रही है। प्राइमरी विद्यालय छोटा बास बूथ का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। बुलंदशहर के पहासू ब्लॉक क्षेत्र में मतदान बहिष्कार की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। छोटा बास गांव 199 बूथ में मतदान बहिष्कार किया गया है। बुलंदशहर से खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह 7 बजे से 10 बजे तक एक भी वोट नहीं डाला गया। लोगों की ओर से मतदान बहिष्कार की बात सामने आई है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। छोटा बास गांव 199 बूथ में मतदान बहिष्कार किया गया। और यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द लौटेंगे।